कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम इची है। इची ने अपनी फैमिली के लिए एक नया घर खरीदा है, लेकिन उसके घर वाले उसकी मेहनत की ज्यादा कदर नहीं करते। वो शिकायत करते हैं कि यह घर बाकी पड़ोस के घरों से छोटा है। बाप ने फैमिली को खुश करने के लिए सुशी खरीदी ताकि सब मिलकर जश्न मना सके, लेकिन घर वालों ने टेक आउट खाने से इनकार कर दिया और अपने बूढ़े बाप को छोड़कर रेस्टोरेंट चले गए। इचिरो के पास कोई चारा नहीं था। वो अकेला ही जश्न मनाता रहा। दफ्तर में उसका बॉस उसके नए प्रोजेक्ट पर नाराज होता है, जो एनर्जी ड्रिंक्स बेचने की कोशिश कर रहा था और उसकी वजह से कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा है। इची सबके सामने माफी मांगता है, जबकि उसका मैनेजर सब कोवर्कर्स के सामने उस पर चीखता है। मुश्किल दिन गुजारने के बाद जब वो घर लौटता है तो देखता है कि एक गंडा उस जैसे आदमी को लूट रहा है। इची डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन अचानक उसकी बेटी उसे देख लेती है और उसे बुजदिल होने का ताना देती है। घर के बाहर बैठे हुए इजीरो को एक आवारा कुदा मिलता है जिसे उसके मालिक ने छोड़ दिया था। वो कुदा उसके करीब आता है। उसका नाम है हनाको और इजीरो फौरन उसके साथ एक रिश्ता महसूस करता है। बीवी अपने शौहर को कुदे के साथ देखती है और फौरन कहती है कि उसे घर से निकाल दो। इसी दौरान वो शौहर को उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट देती है, जिसमें मजीद टेस्ट करवाने की हिदायत दी गई होती है। इची को डॉक्टर से एक भयानक खबर मिलती है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे स्टेज 4 कैंसर है और वो सिर्फ 3 माह जिंदा रहेगा। वो बीवी को फोन करके यह खबर देना चाहता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। किरो अपनी बेटी को भी कॉल करता है, लेकिन वो भी नजरअंदाज कर देती है। खाने के वक्त जब वो अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहता है तो सब अपने आप में मशरूफ रहते हैं और उल्टा हर छोटी बात पर उसे ही इल्जाम देते रहते हैं। बीवी शौहर से कहती है कि कुदे को घर से निकाल दो, लेकिन अपने शौहर की आंखों में छुपी अजियत को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। इज़ेरो अपने पालतू जानवर को गली में ले जाता है और सोचता है कि क्या उसकी फैमिली उसकी मौत पर आंसू बहाएगी। वो हनाको से माफी मांगकर उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह हर जगह उसके पीछे पीछे आती है। आखिरकार इज़ीरो को एहसास होता है कि हनाको ही दुनिया में वाहिद चीज है जो उसकी परवाह करती है, और वह बार बार उससे माफी मांगता है। पार्क में उसे एक और आदमी हीरो नजर आता है जो सोचों में घूम बैठा होता है। उसी वक्त दोनों ऊपर देखते हैं तो एक तेज रोशनी उनकी तरफ आती है। एक चीज उन पर बिजली की रफ्तार से गिरती है और इज़ीरो बेहोश हो जाता है, जबकि अजीब मखलूकन उसे घेरे लेती है और हाना को लगातार भौंकती रहती है। सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि हनाको उसके साथ है और हैरतंगेज तौर पर उसकी बिना ही वापस आ चुकी है। अब उसे चश्मे की जरूरत नहीं। इज़ीरो नाश्ता करने घर आता है, लेकिन देखता है कि वह खाने का जायका महसूस नहीं कर पा रहा। शदीद प्यास लगी है और वह पानी के फव्वारे से पीता है। वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके बाएं हाथ से धुआं निकल रहा है। अचानक वो हाथ एक बड़ी राइफल में बदल जाता है और वह सूप पर गोली चला देता है जो उसने पहले पिया था। उसका पूरा जिस्म बदलने लगा है और जगह जगह से खुलने लगता है। अंदर से मैकेनिकल पार्ट्स नजर आते हैं। इचिरो खुद को संभालने की कोशिश करता है कि अचानक उसकी बीवी कमरे में दाखिल हो जाती है। पता चलता है कि इची की बेटी मेरी उसी क्लास में पढ़ती है जिसमें हीरो पढ़ता है। वही आदमी जो रात को इची के साथ था।
हीरो अपने दोस्त चोको के पास जाता है और फैसला करता है कि उसे अपनी ताकत दिखाए। वो अपनी उंगलियों से दूर बैठी एक चिड़िया को मारने की कोशिश करता है। फिर वह अपने दोस्त को अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाता है, जहां वो गाड़ियों को सिर्फ दिमाग से कंट्रोल कर दिखाता है और अपना मैकेनिकल जिस्म जाहिर करता है। इधर इचिरो दफ्तर से निकलते हुए एक जख्मी कबूतर देखता है। वो उसे उठाकर सीने से लगाता है और हैरतंगेज तौर पर उसे मुकम्मल सेहतमंद कर देता है, यहाँ तक कि वो फिर से उड़ने लगता है। उसी लम्हे उसे एक और तकलीफ की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन अस्पताल पहुंचता है, जहां एक बच्चा टर्मिनल इलनेस की वजह से मौत के करीब होता है। इची अपना हाथ बच्चे पर रखता है और उसे सेहतमंद कर देता है, बिल्कुल कबूतर की तरह। जब वह बच्चे की मां को अपने बेटे से मिलते देखता है तो खुशी से वहां से चला जाता है, यह जानकर कि उसने किसी की जान हर जगह उसके पीछे पीछे आती है। आखिरकार इजीरो को एहसास होता है कि हनाको ही दुनिया में वाहिद चीज है जो उसकी परवाह करती है, और वह बार बार उससे माफी मांगता है। पार्क में उसे एक और आदमी हीरो नजर आता है जो सोचों में घूम बैठा होता है। उसी वक्त दोनों ऊपर देखते हैं तो एक तेज रोशनी उनकी तरफ आती है। एक चीज उन पर बिजली की रफ्तार से गिरती है और इजीरो बेहोश हो जाता है, जबकि अजीब मखलूकन उसे घेरे लेती है और हाना को लगातार भौंकती रहती है। सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि हनाको उसके साथ है और हैरतंगेज तौर पर उसकी बिना ही वापस आ चुकी है। अब उसे चश्मे की जरूरत नहीं। इजीरो नाश्ता करने घर आता है, लेकिन देखता है कि वह खाने का जायका महसूस नहीं कर पा रहा। शदीद प्यास लगी है और वह पानी के फव्वारे से पीता है। वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके बाएं हाथ से धुआं निकल रहा है। अचानक वो हाथ एक बड़ी राइफल में बदल जाता है और वह सूप पर गोली चला देता है जो उसने पहले पिया था। उसका पूरा जिस्म बदलने लगा है और जगह जगह से खुलने लगता है। अंदर से मैकेनिकल पार्ट्स नजर आते हैं। इचिरो खुद को संभालने की कोशिश करता है कि अचानक उसकी बीवी कमरे में दाखिल हो जाती है। पता चलता है कि इची की बेटी मेरी उसी क्लास में पढ़ती है जिसमें हीरो पढ़ता है, वही आदमी जो रात को इची के साथ था। हीरो अपने दोस्त चोको के पास जाता है और फैसला करता है कि उसे अपनी ताकत दिखाए। वो अपनी उंगलियों से दूर बैठी एक चिड़िया को मारने की कोशिश करता है। फिर वह अपने दोस्त को अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाता है, जहां वो गाड़ियों को सिर्फ दिमाग से कंट्रोल कर दिखाता है और अपना मैकेनिकल जिस्म जाहिर करता है। इधर इचिरो दफ्तर से निकलते हुए एक जख्मी कबूतर देखता है। वो उसे उठाकर सीने से लगाता है और हैरतंगेज तौर पर उसे मुकम्मल सेहतमंद कर देता है, यहाँ तक कि वो फिर से उड़ने लगता है। उसी लम्हे उसे एक और तकलीफ की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन अस्पताल पहुंचता है, जहां एक बच्चा टर्मिनल इलनेस की वजह से मौत के करीब होता है। इची अपना हाथ बच्चे पर रखता है और उसे सेहतमंद कर देता है, बिल्कुल कबूतर की तरह। जब वह बच्चे की मां को अपने बेटे से मिलते देखता है तो खुशी से वहां से चला जाता है, यह जानकर कि उसने किसी की जान हर जगह उसके पीछे पीछे आती है। आखिरकार इजीरो को एहसास होता है कि हनाको ही दुनिया में वाहिद चीज है जो उसकी परवाह करती है, और वह बार बार उससे माफी मांगता है। पार्क में उसे एक और आदमी हीरो नजर आता है जो सोचों में घूम बैठा होता है। उसी वक्त दोनों ऊपर देखते हैं तो एक तेज रोशनी उनकी तरफ आती है।
एक चीज उन पर बिजली की रफ्तार से गिरती है और इजीरो बेहोश हो जाता है, जबकि अजीब मखलूकन उसे घेरे लेती है और हाना को लगातार भौंकती रहती है। सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि हना को उसके साथ है और हैरतंगेज तौर पर उसकी बिना ही वापस आ चुकी है। अब उसे चश्मे की जरूरत नहीं। इजीरो नाश्ता करने घर आता है, लेकिन देखता है कि वह खाने का जायका महसूस नहीं कर पा रहा। शदीद प्यास लगी है और वह पानी के फव्वारे से पीता है। वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके बाएं हाथ से धुआं निकल रहा है। अचानक वो हाथ एक बड़ी राइफल में बदल जाता है और वह सूप पर गोली चला देता है जो उसने पहले पिया था। उसका पूरा जिस्म बदलने लगा है और जगह जगह से खुलने लगता है। अंदर से मैकेनिकल पार्ट्स नजर आते हैं। इचिरो खुद को संभालने की कोशिश करता है कि अचानक उसकी बीवी कमरे में दाखिल हो जाती है। पता चलता है कि इची की बेटी मेरी उसी क्लास में पढ़ती है जिसमें हीरो पढ़ता है। वही आदमी जो रात को इची के साथ था। हीरो अपने दोस्त चोको के पास जाता है और फैसला करता है कि उसे अपनी ताकत दिखाए। वो अपनी उंगलियों से दूर बैठी एक चिड़िया को मारने की कोशिश करता है। फिर वह अपने दोस्त को अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाता है, जहां वो गाड़ियों को सिर्फ दिमाग से कंट्रोल कर दिखाता है और अपना मैकेनिकल जिस्म जाहिर करता है। इधर इचिरो दफ्तर से निकलते हुए एक जख्मी कबूतर देखता है। वो उसे उठाकर सीने से लगाता है और हैरतंगेज तौर पर उसे मुकम्मल सेहतमंद कर देता है, यहाँ तक कि वो फिर से उड़ने लगता है। उसी लम्हे उसे एक और तकलीफ की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन अस्पताल पहुंचता है, जहां एक बच्चा टर्मिनल इलनेस की वजह से मौत के करीब होता है। इची अपना हाथ बच्चे पर रखता है और उसे सेहतमंद कर देता है, बिल्कुल कबूतर की तरह। जब वह बच्चे की मां को अपने बेटे से मिलते देखता है तो खुशी से वहां से चला जाता है, यह जानकर कि उसने किसी की जान। ऑफिसर्स उनके घर आते हैं और हीरो से उन कत्ल के बारे में सवाल करने लगे हैं। हीरो फौरन वहां से भाग निकलता है, जबकि उसकी मां उसका नाम चीखती रह जाती है। हीरो पुलिस ऑफिसर्स को रैगडोल्स की तरह इधर उधर फेंकता है और पार्किंग लॉट की तरफ दौड़ता है। वो अपने पावर्स इस्तेमाल करके 3 ऑफिसर्स को मार देता है, जबकि बाकी उस पर फायर करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। हीरो स्टेयरवे से नीचे कूदता है और इलाके से उड़कर निकल जाता है। उसके भागने की खबर जल्द ही मीडिया में फैल जाती है और हीरो तेजी से एक फ्यूजिटिव बन जाता है जिसके पास छुपने की कोई जगह नहीं है। खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात शयन से हो जाती है और वह फैसला करती है कि मौजूदा हालात के बावजूद वो उसे अपने पास रखेगी। हम जानते हैं कि शयन अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती है, जो उसकी इकलौती रिश्ता है। उसके पेरेंट्स कई साल पहले इलनेस से मर गए थे और उसे लगा है कि वह भी ज्यादा देर तक नहीं जी पाएगी। इसी दौरान इची आखिरकार अपनी ट्रेनिंग में कुछ प्रोग्रेस करता है, लेकिन तमाम एग्जॉर्शन से वह जल्दी थक जाता है। वह दोबारा प्यासा हो जाता है और बोतल से एनर्जी ड्रिंक पकड़ लेता है। चोको अंदाजा लगाता है कि पानी उनके जिस्म को फ्यूल करता है, क्योंकि वो अपने वेपन्स इस्तेमाल करने के बाद बहुत प्यासे हो जाते हैं। इचिरो अपने जिस्म में दर्द महसूस करने लगता है और लिक्विड को ऐसे ही शूट करता है जैसे उसने पिछली बार सूप के साथ किया था। चोको जल्दी समझ जाता है कि शायद यह सोडियम कंटेंट्स हैं जो उसके जिस्म को मेल फंक्शन करवा रहे हैं और बाद में वह इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। रात को हीरो अपनी मां के बारे में न्यूज़ देखता है।
सिर्फ यह देखने के लिए कि सब उस पर इल्जाम लगा रहे हैं जो उसके बेटे ने किया। वो बार बार माफी मांगती है, लेकिन खबर आती है कि उसकी मां एक फ्यूजिटिव है। लेकिन उसे किसी से कोई सिंपैथी नहीं मिलती। वो रोने लगता है यह जानकर कि उसके किए हुए क्राइम्स की कीमत अब वो शख्स अदा कर रहा है जिससे वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। न्यूज़ फिर बताती है कि उन्होंने उसकी मां को उसके अपार्टमेंट में मुर्दा पाया है। जाहिर है कि उसने मीडिया के दबाव के बाद सुसाइड कर ली। यह जानकर हीरो शॉक में चला जाता है। वह वीडियो पर कमेंट्स पढ़ना शुरू करता है सिर्फ यह देखने के लिए कि सब उसकी मां को गालियां दे रहे हैं। हीरो गुस्से में आ जाता है और अपने पावर्स इस्तेमाल करके कमेंटर्स के कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है। वो सबको उनकी स्क्रीनर्स के जरिए शूट करना शुरू कर देता है जिससे पूरे मुल्क में लोग मरने लगते हैं क्योंकि डिवाइसेस देखने के बाद लोग फौरन गिर जाते हैं। शेन को पता चलता है कि हीरो रात को सो नहीं पा रहा और वह उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। लेकिन वह आदमी उसे कहता है कि वही इन सब लोगों को मारने का जिम्मेदार है। वो उसके सामने ट्रांसफॉर्म करता है और उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़की मानने से इनकार कर देती है कि जिससे वो मोहब्बत करती है वही किलर है। हीरो उसे बाहर ले जाता है और आसमान की तरफ उड़ाकर पूछता है कि शायन को क्या यह सब डराता है। लड़की को सिर्फ इस बात का डर है कि अगर वह उसे छोड़कर चला जाए। हीरो को एहसास होता है कि यह इस दुनिया में वाहिद इंसान है जो उसकी परवाह करता है और वह वादा करता है कि वह हमेशा उसकी हिफाजत करेगा और उसके साथ रहेगा। हीरो आखिरकार सो पाता है और शायन मुस्कुराकर कहती है कि वह आखिरकार बहुत ह्यूमन है। वह किचन में जाती है और अपने पास कुछ महसूस करती है। शायन पलट कर देखती है कि एक आर्मी ऑफ सोल्जर्स अपनी गन्स उसकी तरफ ताने खड़े हैं। हीरो यह देखता है और फौरन उसे पकड़ लेता है, जबकि सोल्जर्स लगातार उसके जिस्म पर फायर करते हैं। वह पलटता है और गुस्से में रिटेलिएट करता है, सबको मार डालता है। जब सब सेटल होता है तो वह देखता है कि शियोन पहले ही मल्टीपल गन वंड से मर चुकी है। हीरो अपने दोस्त की मौत पर रोता है और फैसला करता है कि मुल्क के सब लोगों को मार डालेगा। इचिरो न्यूज़ रिपोर्ट्स देता है रीसेंट मर्डर्स के बारे में और अपने फैमिली को कहता है कि अपने फोन्स बंद कर दो, लेकिन कोई नहीं सुनता और सब खतरे के बावजूद बाहर निकल जाते हैं। मेरी अपने फ्रेंड से मिलती है, जबकि वह सब एक हाई राइज की छत पर सीनरीज एंजॉय करने जाते हैं। हीरो अपने आप को हर फोन पर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता है, हर सिंगल नेटवर्क पर, और सबको बताता है कि वह अपने फैमिली का बदला लेने के लिए मुल्क को तबाह कर देगा। कोई भी उसे संजीदगी से नहीं लेता जब तक कि वह मैसेज पर शूट करना शुरू नहीं कर देता और लोग हर जगह गिरने लगते हैं। सब पैनिक करते हैं और केओस में भागते हैं, लेकिन उसके अटैक से बचने की कोई जगह नहीं है। इची सिग्नल को हाईजैक करने में कामयाब हो जाता है और जो को सबको कहता है कि अपने फोन्स फेंक दो ताकि अटैक्स को रोका जा सके। जब मासेस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचता, हीरो फैसला करता है कि वह बराह ए रास्त इंसानियत पर हमला करेगा। सिटी पर न्यूमर्स मिसाइल्स फायर करके और हर तरफ एक्सप्लोजन्स करवाकर इचीरो को हीरो मिल जाता है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसके अल्फाज उस नौजवान तक नहीं पहुंचते क्योंकि वह उसे आसमान में चस करना शुरू कर देता है। वह दोनों सिटी की बिल्डिंग से गुजरते हैं और हीरो बूढ़े आदमी के पीछे करीब से लगा रहता है। वह मिसाइल्स की एक बराज फायर करता है,
लेकिन इचिरो किसी तरह बच निकलता है क्योंकि वह उनके पीछे फटते हैं। वह एक अंडरग्राउंड टनल से गुजरते हैं और इचिरो बम मुश्किल अपकमिंग ट्रैफिक से बचता है। जैसे ही वह मेरी के करीब पहुंचते हैं, बाप को उसकी बेटी की मदद की फरियाद सुनाई देती है क्योंकि उसकी बिल्डिंग मिसाइल्स में से एक से टकरा गई थी। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की तरफ दौड़ता है, लेकिन हीरो पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे उसका फ्लाइट सिस्टम रुक जाता है और वह एक बिल्डिंग की साइड पर क्रैश लैंड करता है। इसरो उस पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो अटैक से बच निकलता है और उसे किक मारकर हेलीकॉप्टर में दे मारता है, जो वॉल से टकराकर एक्सप्लोड हो जाता है। वह रूफ टॉप पर उतरते हैं और इजीरो लगातार हीरो से किलिंग रोकने की इल्तिजा करता है। नौजवान एक बॉटल ऑफ वाटर निकालता है और अपनी बैटरीज रिचार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हीरो उस पर चार्ज करता है और बूढ़े आदमी से पानी छीन लेता है। वह पूरी बोतल पी जाता है और मिसाइल्स फायर करता रहता है। इजीरो को आसमान की तरफ उड़ाकर भेजता है। हीरो उसका पीछा करता है। जैसे जैसे वह एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, वह मजीद मिसाइल्स फायर करता है, जिससे इची ब्लास्ट की वजह से आउटर स्पेस की तरफ धकेल दिया जाता है। हीरो उसे वंच करता है और मौके का फायदा उठाकर बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है, यह सोचकर कि वह एक फाइनल अटैक के साथ इस लड़ाई को खत्म कर देगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि मिसाइल्स फायर करने के बजाय उसने जो ड्रिंक पी थी वह असल में वही एनर्जी ड्रिंक था जो इचिरो ने बदल दिया था। हीरो पीछे हटता है क्योंकि उसका जिस्म मेलफंक्शन करना शुरू कर देता है। इजीरो अपना बाजू ट्रांसफॉर्म करता है एक राइफल में और हीरो पर प्रोजेक्टाइल्स की बौछार कर देता है। उसे एक्सप्लोजन्स के साथ जमीन की तरफ उड़ा देता है। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी वाली बिल्डिंग की तरफ उड़ता है और मेरी को जमीन पर मोशनलेस देखता है। वह हर मुमकिन कोशिश करता है उसे रिजेक्ट करने की और आखिरकार उसकी सांस वापस ले आता है। वह एक दूसरे को गले लगाते हैं और बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहते हैं। अचानक उसे साइड से एक किक लगती है जो उसे वॉल्स की तरफ उड़ा देती है। निकलता है कि हीरो पिछली फॉल से बच गया था और बदला लेने के लिए वापस आया है। उसे पता चलता है कि मेरी बूढ़े आदमी की बेटी है और वह उस पर हमला शुरू कर देता है। उसके पेट में शूट करता है जब इची बीच में आता है। हीरो बूढ़े आदमी को रैक डॉल की तरह इधर उधर मारता है और उसके सामने उसे पीटता रहता है। वह मेरी को पकड़ लेता है और उसे बिल्डिंग के किनारे पर ले जाता है। हीरो चाहता है कि बाप वही डिस्पेयर महसूस करे जो वह हर लम्हा करता है और वह बेटी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। अपने फैमिली को मरता देकर इची अपनी तमाम एनर्जी चार्ज करता है और उस आदमी की तरफ उड़ता है। वह उस पर क्रैश करता है और उसका बाजू तोड़ देता है जबकि अपनी बेटी की तरफ उड़ रहा होता है। इची नीचे की तरफ चार्ज करता है और देखता है कि मेरी अब भी गिर रही है। वह लड़की को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसे जमीन पर लगने से ठीक पहले पकड़ लेता है। मेरी जाग जाती है जब उसका बाप उसे हील कर देता है और उसे एहसास होता है कि उसका बूढ़ा आदमी एक सुपर हीरो है। वह उसे उड़ते हुए देखती है जैसे वह जितने ज्यादा लोगों को बचा सकता है बचाने के लिए रश करता है। हालांकि हुकूमत ने हीरो की मौत की तस्दीक कर दी है, लेकिन उसके पास उसकी कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने साइट पर उसकी बॉडी नहीं पाई, सिर्फ अननोन ओरिजिनस के मेडल्स के टुकड़े मिले।
जीरो अपने फैमिली के साथ ऐसे ही डिनर करता रहता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन अब उसकी बेटी देखती है कि उसका बाप एक ट्रू हीरो है। जो को घर आता है और हैरानी से देखता है कि हीरो अब भी जिंदा है। लेकिन लड़ाई के बाद उसका एक बाजू गायब है। वह खुश होता है कि उसका दोस्त नहीं मरा और उसे न्यूएस्ट वीडियो गेम खेलने की ऑफर करता है। चोको गेम ढूंढने के बाद पलटता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि हीरो जा चुका है, यह जानते हुए कि उसकी मौजूदगी सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड को खतरे में डालेगी। जिंदगी हमेशा हमें दो रास्ते देती है, एक अच्छाई का और दूसरा बुराई का। हीरो और इचरो की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान वही है जो दूसरों की मदद करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहे।